अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, जॉय जस्टिस के फ़ोरम से खुशामदीद। और आज के प्रोग्राम में हम मौजू जिस पे बात करेंगे वो मैं आपसे बाद में मुतारिफ़ कराऊँगा। शुरुका से पहले आपका तारुफ़ कराता चलूँ। मेरे दाएं हाथ पे तशरीफ़ रखते हैं राना बलीगुर रहमान साहब, हमारे सीनियर एडवोकेट हैं। आपकी आमद का शुक्रिया। निदा असलम साहिबा हैं, उधर साद सलमान परवेज़ साहब और बारान ख़ान शेरवानी साहब हमारे साथ तशरीफ़ रखते हैं। आप सबकी आमद का बहुत बहुत शुक्रिया। नदीम नूर साहब हमारे सीनियर काउंसलर हैं विलिंग वेज़ के, मिसिफ़ा इमरान हैं और उमर सुल्तान साहब, आप तीनों की आमद का भी बहुत शुक्रिया। आज हम आपसे जिस बारे में बातचीत करना चाहते हैं वो है जस्टिस ऑफ पीस। सबसे पहले मैं राना बलीगुर रहमान साहब से पूछूंगा कि जस्टिस ऑफ पीस का ओहदा है क्या और इसको पाकिस्तान में कब मुतारिफ़ कराया गया? सर, जस्टिस ऑफ पीस जो है तमाम दुनिया के अंदर इसका जो है एक आप कह लें कि एडमिनिस्ट्रेटिव के अंदर एक इस्तेमाल किया जाता है इस ओहदे का। एक सुपरवाइजरी है, एक असिस्टेंस है कि जहाँ पर भी पीस ब्रेकिंग का ख़दशा होगा वहाँ पर जस्टिस ऑफ पीस जो है एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज़ जो एजेंसीज़ हैं, जिस तरह पुलिस है, ये जो फोर्सेस होती हैं, इनकी असिस्टेंस देगा कि वहाँ पर अमन व अमान कायम रह सके। सेंचुरी से यानी सदियों पे ये मुश्तमिल है। वक्त के साथ साथ इसमें तब्दीलियाँ आती रहीं। किसी वक्त में मतलब आप कह लें कि बहुत सारे ममालिक ऐसे हैं कि जिनमें आज भी वैसे ही राजुल वक्त उसी तरह से चल रहा है इसका सिलसिला, कि जस्टिस ऑफ पीस का काम सिर्फ़ और सिर्फ ये है कि जहाँ पर नक्से अमन का ख़दशा होता है, पीस ब्रेकिंग की बात होती है, वहाँ पर ये असिस्टेंस देता है मुतलका अथॉरिटीज़ को कि वो इसको बहाल रख सकें। अगर कोई तोड़ता है तो उसके ख़िलाफ़ कोई कानूनी कार्रवाई करवा सकें। पाकिस्तान में जो मौजूदा शक्ल राजुल वक्त है इस वक्त, जो कि ज़रूरत के मुताबिक अमेंड किया गया 2002 में, जो आखिरी शक्ल जो आज भी लागू है वो है, इसमें फ़र्दर कुछ इख्तियार जो इनको तकवीज़ किया गया। अब जस्टिस ऑफ पीस जो है सिर्फ ये अमल या उसका ये काम नहीं है कि वो अमन के अंदर पुलिस को असिस्टेंस दे या दूसरी एजेंसीज को दे, बल्कि कुछ फ़र्दर इख्तियार भी दिए गए। सम सॉर्ट ऑफ कह लें कि सुपरवाइजरी है, एक्चुअली सुपरवाइजरी नहीं है टू असिस्टेंस ही, कि पुलिस को इन्वेस्टिगेशन में जहाँ पर प्रॉब्लम हो वहाँ पर जो है असिस्टेंस है, या अगर एक बंदा है उसको किसी इस्तेसाल का सामना हो पुलिस के जानने से, तो एक क्वाज़ी जुडिशल फोरम जो है दे दिया गया कि वो अप्रोच कर सकता है थ्रू जस्टिस ऑफ पीस, कि जो डायरेक्शन जारी करे, जो एक रहनुमाई है किस तरह से मामला कर सके। तो एक बहुत इम्पॉर्टेंस आप कह लें है कि एडमिनिस्ट्रेटिव के पैरेलल एक ओहदा जो है ये जस्टिस ऑफ पीस का मौजूद है हमारे जुडिशल सिस्टम में, जिसको कि हमारा कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर जो है, ज़ाब्ता फौजदारी जिसको कहते हैं, उसमें बाकायदा इसको इनकॉर्पोरेट किया गया। सेक्शन 22A 22B के तहत इसकी पावर्स तकवीज़ की गई। सेक्शन 25 का इसमें किया गया कि जिसमें बताया गया कौन कौन से ऑफिसर जो हैं वो जस्टिस ऑफ पीस के तौर के ऊपर जिनकी तैनाती हो सकती है। तो इनके मज़ीद हम सारी बातचीत के अंदर आपको बिल्कुल फर्दर एक्सप्लेन करेंगे कि कौन कौन सी पावर्स इनको हासिल है। जी मेरा सवाल है कि क्या जस्टिस ऑफ पीस के पास किसी मुल्ज़िम को गिरफ़्तार करने के इख्तियारात भी मौजूद हैं? जस्टिस ऑफ पीस के पास बिल्कुल इख्तियारात मौजूद हैं कि वो किसी भी मुल्ज़िम को अरेस्ट कर सकती है अकॉर्डिंग टू द कंप्लेंट। जो भी आप उनके पास एक केस जाता है उसकी रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक अगर वो देखते हैं ऐसा कि कोई भी कॉग्निजेबल ऑफेंस है, सेक्शन 54, 55 के अकॉर्डिंग जो भी पावर्स अरेस्ट करने की पुलिस के पास मौजूद हैं या पुलिस स्टेशन में जो पुलिस इंचार्ज है उसके पास मौजूद हैं, वो तमाम पावर्स जो हैं वो जस्टिस ऑफ पीस के पास भी मौजूद हैं। वो ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन ऑफ द केस वो पुलिस को बुला भी सकता है उसको एड करने के लिए। वो एक रिपोर्ट भी फर्निश कर सकता है जिसके अंदर वो सर्कमस्टांसिस के मुताबिक एक रिपोर्ट तैयार करेगा केस की, और उसके जो भी ऑर्डर्स दिए जाएंगे वो ये समझे जाएंगे कि एक अथॉरिटेटिव अथॉरिटी ने दिए हैं, जो भी उस मुतल्लिका थाने या स्टेशन जहाँ जिस भी रिगार्डिंग वो केस आया है, तो जो भी उसके ऑर्डर्स दिए जाएंगे वो यही समझे जाएंगे कि अथॉरिटेटिव अथॉरिटी ने ही दिए हैं। तफ्तीश FIR दर्ज होने के बाद शुरू की जाती है और तफ्तीश पुलिस मुकम्मल करने की पाबंद है, तो जस्टिस ऑफ पीस तफ्तीश मुकम्मल करने में पुलिस की मदद करता है? जी बिल्कुल, तफ्तीश मुकम्मल करने के लिए जस्टिस ऑफ पीस बिल्कुल मदद करता है। इसमें अगर पुलिस के पास कोई भी किसी किस्म का भी कोई इस तरह का इशू पेश आ रहा है जिसमें वो तफ्तीश मुकम्मल करने में उन्हें लगता है कि हमें जस्टिस ऑफ पीस की ज़रूरत है, तो वो उनके पास जा सकते हैं कि हमें इस पर असिस्ट किया जाए। उसके बाद एक बड़ी जो ज़रूरी चीज़ है कि एक डाइंग डिक्लेरेशन होती है, जिसके अंदर जो कंप्लेनेंट है वो उसकी अब जो है रिकॉर्ड की जानी है स्टेटमेंट, और वो ही इज़ डाइंग। तो अब उसके स्टेटमेंट रिकॉर्ड करने के लिए चाहे वहाँ पर जो उस वक्त डॉक्टर मौजूद है वो भी रिकॉर्ड कर सकता।
अगर वहाँ पे कोई पुलिस ऑफिसर है वो रिकॉर्ड कर सकते हैं, मैजिस्ट्रेट को बुला के रिकॉर्ड की जा सकती है, और चाहे तो उस ज़िले का जो वो है जस्टिस ऑफ पीस उसको बुलाकर भी रिकॉर्ड की करवाई जा सकती है कि आप हमें असिस्ट करें, हमने ये रिकॉर्ड करनी है इनकी स्टेटमेंट एविडेंस के तौर पे। उसके अंदर अगर फ़र्ज़ के तौर पे उस एविडेंस के अंदर फ़र्दर वो जो केस चल रहा है वो किसी और डिस्ट्रिक्ट के अंदर वहाँ पर कोई एविडेंस की ज़रूरत है, तो वहाँ के फ़र्दर वहाँ पर जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर होगा उसको कहा जाएगा कि वहाँ का जो जस्टिस ऑफ पीस है उनको भी आप बुलाकर, अगर कोई वहाँ पर इंक्वायरी वगैरह या पूरी करनी है या किसी किस्म की असिस्टेंस चाहिए तो फर्दर वहाँ से उनको भी किया जा सकता है। ज़रूरी नहीं है कि मतलब जिस डिस्ट्रिक्ट में ऑफेंस हुआ है वहीं का ही है, अगर कहीं और किसी और जगह से एविडेंस किसी डिस्ट्रिक्ट से चाहिए तो उस उधर के जस्टिस ऑफ पीस को भी इसमें इन्वॉल्व किया जा सकता है असिस्टेंस के लिए। जी, मेरा सवाल है कि क्या जस्टिस ऑफ पीस के पास तफ्तीश को तब्दील करने के इख्तियारात मौजूद हैं? देखें, तफ्तीश है क्या? तफ्तीश सबसे पहले है कलेक्शन ऑफ एविडेंस। इसके ऊपर जो आईओ मुकर्रर किया जाता है, कोई भी एफआईआर जब लॉन्च हो जाती है तो एक आईओ मुकर्रर किया जाता है, उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है, पुलिस ऑर्डर ने रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड ने रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है कि आपने जाके एविडेंस कलेक्ट करना है। आपने किसी के फेवर में ओपिनियन नहीं देना, आपने किसी को खुश नहीं करना, कंप्लेनेंट पार्टी को खुश नहीं करना, आपने एक्यूज पार्टी को खुश नहीं करना, आपने कोई ओपिनियन नहीं देनी। आपने सिर्फ मटेरियल कलेक्ट करना है और देखना है आया कि ये सफिशिएंट मटेरियल है कि किसी मुलजिम के ख़िलाफ़ जो चार्ज है वो फ्रेम किया जाए, इतना मटेरियल है क्या उसका ट्रायल कमेंस किया जाए। जो तफ्तीश को चेंज करवाने का है, वैसे तो कानून यही कहता है, जो जस्टिस ऑफ पीस से रिलेटेड कानून है सेक्शन 22A, कि आप इन्वेस्टिगेशन की तब्दीली के लिए जस्टिस ऑफ पीस के पास जा सकते हैं, लेकिन इसको फर्दर एक्सप्लेन किया गया है। हमारे जो अदालती नज़ायर हैं, अदालत आलिया और अदालत उज़्मा के जो नज़ायर हैं, उन्होंने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं है। पहले से एक कानून मौजूद है पुलिस ऑर्डर की सूरत में, पुलिस रूल्स की सूरत में, जिसमें बताया गया है कि पहले आपने टॉप हायरार्की के पास जाना है इन्वेस्टिगेशन तब्दील करवाने के लिए। अगर आपको लगता है कि तफ्तीशी जो है वो आपका कोई मटेरियल एविडेंस है वो कलेक्ट नहीं कर रहा, रिफ्यूज़ कर रहा है कलेक्ट करने से, या फिर वो कलेक्ट करना अभी बाकी है लेकिन वो रिलक्टेंट है कलेक्ट करने से, कुछ देरी कर रहा है, तो फिर आप जो डिस्ट्रिक्ट का हेड है पुलिस का, जिसे हम डीपीओ कहते हैं, आप उसके पास दरख्वास्त देंगे। ये पहले था कि आपने एसपी इन्वेस्टिगेशन को दरख्वास्त देनी है, उसके बाद अमेंडमेंट आई 2013 में जिसमें कहा गया आपने डीपीओ के पास जाना है और डीपीओ को दरख्वास्त देनी है। डीपीओ अपनी एक डिस्ट्रिक्ट की स्टैंडिंग कमेटी बनाएगा और वो देखेगा कि आया ये जो तफ्तीशी है ये बाइस्ड तो नहीं है, किसी तरफ इसका रुझान तो नहीं है, टिल्ट तो नहीं है ये, तो वो अपनी फाइंडिंग देंगे। डीपीओ के बाद ये रिपोर्ट जाएगी आरपीओ को, रीजनल पुलिस ऑफिसर को, आरपीओ के बाद जाएगी प्रोविंशियल पुलिस ऑफिसर को, जो कि एसपी इन्वेस्टिगेशन होते हैं या डीआईजी इन्वेस्टिगेशन है, उनको जाएगी। अब ये जो तरीकाकार है ये कानून ने बताया है और इसको सुपरसीड नहीं कर रहा सेक्शन 22A, ये कम्प्लीमेंट कर रहा है एक दूसरे को। अगर आपने पुलिस ऑर्डर के तहत आप एग्रीव्ड हैं और पुलिस ऑफिसर जो तफ्तीशी है वो आपकी मटेरियल एविडेंस कलेक्ट नहीं कर रहा, आपने डीपीओ को दरख्वास्त दी, वो सुनी नहीं जा रही, वो दरख्वास्त सुनी नहीं जा रही, तो फिर आप जस्टिस ऑफ पीस के पास जाएंगे, जस्टिस ऑफ पीस के पास चेंज करवाने के लिए जाएंगे, लेकिन वो चेंज नहीं करेगा, इन्वेस्टिगेशन को तब्दील नहीं करेगा, वो कमेंट्स मंगवाएगा। कमेंट्स मंगवाने में वो रीज़न देखेगा कि आया कोई रीज़न है तब्दील करने की, देन वो अपनी रिकमेंडेशन एक ऑर्डर की सूरत में, एक डायरेक्शन की सूरत में भेजेगा प्रोविंशियल पुलिस ऑफिसर को कि आप इसको टेकअप करें मामले को, और जो एप्लीकेशन गई हुई है डीपीओ को उसको रिड्रेस करें, ताकि किसी के खिलाफ जो है वो तफ्तीश मुकम्मल ना हो, एक अनबाइस्ड प्रोसेस चले, अनबाइसनेस इसमें हो और कलेक्शन ऑफ एविडेंस जो हो वो ट्रांसपेरेंट हो। थैंक यू बहरान साहब। हम यहाँ पे एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, उसके बाद पलट के आते हैं, हमारे साथ रहिए। कोई इलाज का तमाम किस्म के नशे के मरीज़ों की इलाज की ज़रूरियात को पूरा नहीं कर सकता, इसी तरह कोई इलाज का तमाम तबकात की ज़रूरियात को भी पूरा नहीं कर सकता। विलिंग वेज में एडमिशन के लिए भी सबसे पहले मेरिट को देखा जाता है, और अगर मेरिट पे कोई पूरा उतरता हो तो फिर हम बताते हैं कि जो प्री एडमिशन काउंसलिंग है फैमिली की, वो कितनी देर होगी। नशे के मरीज़ों में एक चंक है जिसके लिए विलिंग वेज कारआमद हो सकता है, और वो चंक है ऐसे मरीज़ों का जो कि प्रिस्क्रिप्शन ड्रग से यानी मौलजीन के हाथों नशे की बीमारी में मुब्तला हुए हैं, या जो मरीज़ अभी यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं या किसी जॉब पे हैं या बिज़नेस की सरबराही कर रहे हैं, पढ़े लिखे लोग हैं,
और उनमें कोई और इखलाकी बुराई नहीं है और कोई उनके अंदर क्राइम का पहलू नहीं है, उन्होंने कभी कोई जुर्म नहीं किया, कोई नशा नहीं बेचा या कोई ऐसा काम नहीं किया जिसे हम जुर्म की दुनिया का काम समझते हैं। तो ये सब चीज़ें देखते देखते फिर हम ये भी देखते हैं कि क्या ये इलाज जो कोई शुरू करना चाहता है तो क्या इस इलाज को वो तकमील तक भी पहुंचा सकता है कि नहीं। जो लोग माली मुश्किलात का शिकार होते हैं उनके लिए विलिंग वेज कोई बहुत ज़्यादा सूटेबल इलाज का नहीं है। विलिंग वेज में सिर्फ वो लोग जो है बहुत बेहतरीन फ़ायदा उठा सकते हैं और अपने प्यारों की ज़िंदगी में इनकलाब ला सकते हैं, जो कि मुसलसल पुरजोश होकर काम कर सकते हों, जो मेहनत से काम कर सकते हों, जो लिखने पढ़ने से घबराते ना हों और जो मुसलसल वक्त की और रुपए की इन्वेस्टमेंट कर सकते हों। विलिंग वेज की जो पॉलिसी है वो दो लफ्ज़ों के इर्द गिर्द घूमती है, एक है ऑनेस्टी और दूसरी है ट्रांसपेरेंसी। वेलकम बैक। राना बलीगुर रहमान साहब, आपसे अगला सवाल करूंगा कि एफआईआर थाने में जब कोई लिखाने जाता है तो उसका मकसद क्या होता है और क्या वो एफआईआर लिखने में कोई उनको रद्दोकत भी करते हैं थाने वाले, और अगर ऐसा किया जाए तो उसका रिड्रेसल कहाँ से मुमकिन है? एफआईआर का बुनियादी मकसद तो ये होता है कि अगर आपके साथ किसी ने कोई जुर्म किया है या आपने कोई जुर्म होते देखा है और वो ऐसा जुर्म है जो कि कॉग्निजेबल पुलिस ऑफेंस है, पुलिस की जुरिस्डिक्शन में आता है कि वो उसके खिलाफ एक्शन ले, तो आप उसको रिपोर्ट कर सकते हैं। रिपोर्ट करने का तरीकाकार ये होता है कि आप पुलिस के पास जाएंगे, जो मुतलका जहाँ पर ये वक़ूआ हुआ है उस जगह की जो हदूद है, जुरिस्डिक्शन, टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन जो है, पुलिस स्टेशन जो उसमें वाक़ है, आप पुलिस स्टेशन को अप्रोच करेंगे। एक्चुअल तो पास जो है एसएचओ की होती है, जिससे स्टेशन हाउस ऑफिसर होता है, लेकिन आगे से इंडोर्स होती हैं उस वक्त जो भी वहाँ पर ड्यूटी ऑफिसर मौजूद होंगे। आपने जाके उसको कंप्लेंट करनी है कि मेरे साथ ये जुर्म हुआ है या मैंने ये जुर्म होते देखा। कानून के मुताबिक वो बाउंड है कि वो इसके ऊपर आपकी कंप्लेंट सुने, या तो आपसे तहरीरी ले या आपसे बात सुन के उसको तहरीर करे और आपसे दस्तखत ले और उसके मुताबिक उसको प्रोसीड करे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जिसमें हम रोज़ाना देखते हैं अपने माशरे में कि पुलिस का निज़ाम इस हद तक जो है अवाम के साथ फ्रेंडली नहीं है, दोस्ताना नहीं है कि वो अपने फ़राइज़ को पूरी तरह से करें। एक अगरचे कि बहुत सारी तब्दीलियाँ आ गई जब से ये फ्रंट डेस्क ऑफिस बने, लेकिन तब भी एक प्रॉब्लम का सामना होता है कि अगर आपको किसी जुर्म का सामना है तो आप अपनी शिकायत को जायज़ तौर पर दर्ज नहीं करवा सकते। अब इस सूरत के अंदर एक पैरेलल दिया गया कि अब वो शख्स क्या करे। एक तो तरीकाकार ये है कि वो कोर्ट को अप्रोच कर सकते हैं, लेकिन वो इतना फिजिबल नहीं है। उसकी वजह ये है कि अगर कोई ऐसा जुर्म हुआ है जिसके अंदर से मुलज़िम का गिरफ़्तार होना ताकि इंसाफ तक मामला पहुँच सके ज़रूरी है, तो जो अगर आप पुलिस जो कोर्ट की तरफ डायरेक्ट कंप्लेंट में चले जाए तो वो इतनी इफेक्टिव नहीं होती है। तो एक जो दिया गया जस्टिस ऑफ पीस में, जैसे कि हमने शुरू में बात की, बाकी भी हम सब दोस्तों ने भी बात की, मैंने अर्ज़ किया, पाकिस्तान में जो एक नई शक्ल दी गई 2002 में जो है जस्टिस ऑफ पीस को इख्तियार दिया गया कि वो सुन सके कि क्या कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस हुआ है, तो उसके पास पार है कि वो कोर्ट जो है, क्योंकि सेक्शन 25 के तहत इख्तियार जो अपॉइंट होते हैं वो डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज या उसके नॉमिनेटेड एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज, जिसके पास ये पार होती है कि वो जस्टिस ऑफ पीस के तौर पे अमल कर सके, तो वो पुलिस को डायरेक्शन जारी कर सकता है कि ये कॉग्निजेबल ऑफेंस है तो इसके ऊपर जो है मुकदमा दर्ज किया जाए, एफआईआर दर्ज की जाए। तो ये इख्तियार उसको दिया गया। एक ऐसे बंदे के पास जिसकी कहीं सुनवाई नहीं हो रही है पुलिस के, वो अप्रोच कर सकते हैं। इसके बाद जो मज़ीद एक शक्ल आई उसमें ये हुआ कि कहा गया कि डायरेक्टली जस्टिस ऑफ पीस के पास भी जाने से पहले ये पुलिस हाई एप्स के पास मामला रिपोर्ट हो सकता है। पुलिस हाई एप्स के पास एक एसपी कंप्लेंट्स बना दी गई, जो रिसेंट अमेंडमेंट्स हुई उसके मुताबिक एसपी कंप्लेंट के बाद अगर तो मुतलका एसएचओ आपकी बात नहीं सुन रहा है, आपकी कंप्लेंट नहीं कर रहा है, तो आप एसपी के पास अप्रोच कर सकते हैं। एसपी साहब सुनेंगे, बाकायदा सुनने के बाद उस पर करेंगे। फिर भी अगर आप समझते हैं कि आपकी बात नहीं सुनी गई है तो फिर आप अदालत का दरवाज़ा खटखटा सकते हैं। और ये वाला जो ऑर्डर होता है ये एडमिनिस्ट्रेटिव हालत में है या सम सॉर्ट ऑफ क्वाजी जुडिशल है, ये जुडिशल ऑर्डर नहीं होता है। तो जस्टिस ऑफ पीस को स्टेप इन करवाया गया शूज़ में एसएचओ के कि जहाँ पर रिड्रेसल नहीं हो रहा तो ये इख्तियार उसको भी दिया गया और वो बाकायदा डायरेक्शन जारी करता है, जिस डायरेक्शन पर अमल करते हुए पुलिस जो है उसका मुकदमा दर्ज करती है। अगर पुलिस दौरान तफ्तीश ताज़ीराती जो सेक्शंस हैं, दफ़ात हैं मुतल्लिका, उनका इंदराज नहीं करती
तो क्या जस्टिस ऑफ पीस उन दफ़ात को ऐड करवा सकते हैं? दौरान तफ्तीश जो भी दफ़ात ऐड होती हैं वो डायरेक्टली जो जस्टिस ऑफ पीस के पास इख्तियारात नहीं है कि उसके अंदर कोई भी सेक्शंस को ऐड कर सके वो, क्योंकि ये जो भी दफ़ात सेक्शंस ऐड करने हैं वो एग्जैक्टली पावर्स हैं आईओ की, इन्वेस्टिगेशन ऑफिस की। सबसे पहले जब भी एफआईआर दर्ज होती है उसके अंदर जो भी सेक्शंस ऐड होते हैं ये कम्प्लीटली पुलिस के अंडर है कि वो जो भी सेक्शंस ऐड करें, और अगर आप उनसे सेटिस्फाइड नहीं हैं तो आप कोर्ट को अप्रोच करते हैं। जस्टिस ऑफ पीस को अप्रोच करना इसीलिए इसको मना किया गया है या उसको उस तरह से नहीं लिया जाता बिकॉज टोटली इट डिपेंड्स ऑन द कोर्ट। ये हतमी फ़ैसला नहीं है, जो भी एफआईआर दर्ज हुई है वो एक हतमी फ़ैसला नहीं है। जो भी डिसीजंस होगा या फ़ैसला होगा वो अगले प्रोसेस को देखते हुए होगा जो कोर्ट में जाकर होगा। जब इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर अपना चालान जमा करवाएगा और कोर्ट उस प्रोसीजर को देखेगी तो कोर्ट के पास पावर्स हैं कि उसके अंदर अपने कमेंट्स या अपने जो भी दफ़ात अगर मिसिंग हैं या कुछ ऐसा जुर्म है जो उसमें ऐड नहीं हुआ हुआ और वो साबित हो जाता है कि ये जुर्म किया गया है तो वो कोर्ट के पास पावर्स हैं कि वो उसके अंदर ऐड कर सके। जस्टिस ऑफ पीस के पावर बिल्कुल भी उसके पास ये पावर्स नहीं है जस्टिस ऑफ पीस के पास कि वो खुद से इन दफ़ात को ऐड करें या कोई डिलीट करें। ये जो प्रैक्टिस है ना ये हमारे यहाँ बहुत देखी जाती है कि लोग एफआईआर के अंदर पीनल प्रोविजन डलवाने के लिए, क्योंकि पीनल प्रोविजन एफआईआर के अंदर दर्ज करवाना क्यों ज़रूरी है, उसके ऊपर आपकी बेल मैटर करती है। आपने नॉन बेलेबल ऑफेंस डलवाना है, आपने बेलेबल ऑफेंस डलवाना है, या कोई भी प्रोविजन है, हर प्रोविजन जो है पीनल प्रोविजन जो है वो डिवाइड हुई हुई है बेल के हवाले से। कोई नॉन बेलेबल है, कोई बेलेबल है, उनकी सज़ाएं डिफ़र हो रही होती हैं। किसी में 10 साल सज़ा है, अगर डेफिनेशन चेंज हो जाती है पीनल प्रोविजन की तो वो उसकी सज़ा 3 साल हो जाती है, 5 साल हो जाती है। तो लोग इसलिए अपनी पसंद की जो प्रोविजन है अपने हक़ाइक़ के मुताबिक, अपने फैक्ट्स के मुताबिक वो इंसर्ट करवाना चाहते हैं। तो उसको लोग क्या करते थे कि अगर एफआईआर में नहीं हुआ तो उन्होंने एक वॉल्यूम ऑफ केसेस जो है ना वो दायर करना शुरू कर दिया जस्टिस ऑफ पीस के पास, जिस पे पहले तो ऑर्डर पास हो जाते थे लेकिन उसके बाद एम्बार्गो क्रिएट कर दिया लाहौर हाई कोर्ट ने कि ऐसा नहीं होगा। क्योंकि अगर आप एफआईआर का अंजाम देखें तो एफआईआर का अंजाम है ट्रायल। एफआईआर हुई, एफआईआर के बाद इन्वेस्टिगेशन होगी, इन्वेस्टिगेशन के बाद एक चालान मुरतब किया जाएगा, वो चालान जाएगा प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट में जिसने देखना है आया कि इन्वेस्टिगेशन सही हुई है और जो हक़ाइक़ हैं उसके मुताबिक पीनल प्रोविजन ऐड नहीं है। तो जो डिस्ट्रिक्ट में प्रोसिक्यूटर्स मौजूद होते हैं, एडीपीपी जिन्हें हम कहते हैं, उनको ये इख्तियारात दिए हैं कि वो भी पीनल प्रोविजन ऐड कर सकते हैं। उसके बाद जब ये मामला चालान एडीपीपी पास करता है और वो कोर्ट में चला जाता है तो कोर्ट को, मैजिस्ट्रेट को ये इख्तियारात दिए गए या रेलिवेंट जो भी कोर्ट है उसको ये इख्तियारात दिए गए हैं कि वो प्रोविजन ऐड कर सकते हैं एट द टाइम ऑफ फ्रेमिंग ऑफ चार्ज। अब चार्ज क्या है कि आपने सम अप करना है, आपने एक्यूज को बताना है कि आपने एक्चुअली जुर्म कमिट क्या किया है और उसी की बेसिस के ऊपर आपकी एविडेंस लीड, उसी चार्ज को प्रूव करने के लिए आपकी एविडेंस लीड की जाएगी। तो आपके पास क्योंकि आगे मौके मौजूद हैं जहां पीनल प्रोविजंस ऐड हो सकती हैं तो इसलिए जस्टिस ऑफ पीस की इस पावर के ऊपर एम्बार्गो क्रिएट कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने और लाहौर हाई कोर्ट ने। पुलिस लोगों को हरासा करती है, तो अगर किसी ने इसकी शिकायत करनी हो तो उसका क्या तरीक़ाकार है? बिल्कुल, ये बहुत आम हम लोग सुनते आए हैं कि पुलिस जो है वो हम लोगों को हरास कर रही है, जैसे कि इस तरह के एक एफआईआर नहीं हुई भी लेकिन फिर भी वो लोगों को बार बार बुला रही है कि आप आएँ तफ्तीश के लिए आएँ, और जाके उनके घर पे उन्हें तंग कर रही है, बार बार के बोल रही है कि किसी एक हायप ने उनको फ़ोन कर दिया या किसी ओहदे ने अपना मतलब कोई ओहदा इस्तेमाल करते हुए किसी ने उनको कह दिया कि ये आपने इन्हें तंग करना है, और विदाउट एफआईआर वो एक बंदे को बार बार तंग कर रहे हैं किसी भी, तो उसको रजिस्टर करवाने के लिए या अगर वो हरास हो रहा है बंदा और वो चाहता है कि वो कुछ करे तो वो जस्टिस ऑफ पीस के पास जाएगा और उन्हें बताएगा कि फ़लानी डेट को फ़लाने टाइम पे फ़लानी जगह पे फ़लाने पुलिस ऑफिसर ने फ़लाने बंदे ने मुझे ये मेरे साथ जो है इस तरह की हरकत की है, और उसे फिर वो रजिस्टर किया जाएगा। अगर वो ये सारी चीज़ें नहीं करता और तो जो जस्टिस ऑफ पीस हैं वो इसको खारिज करने का हक़ रखते हैं, लेकिन अगर वो ये सारा कुछ करते हैं तो वो फिर एक पुलिस वालों को उनसे एक रिटर्न रिप्लाई मंगवाएंगे, एक कमेंट्स मंगवाएंगे कि आप इसका जवाब दें। अगर तो वो सेटिस्फैक्ट्री नहीं देते तो फिर जस्टिस ऑफ पीस के पास अख्तियार है कि वो आगे फर्दर ने हाई अप्स जो है डीपीओ हो गया, आरपीओ हो गया, उनको क्या कहते हैं रिपोर्ट करें कि जी आपका जो आगे नीचे जो है वो पुलिस वाले ये आपके साथ ज़्यादती कर रहे हैं दूसरे बंदे के साथ।
ठीक। जी मेरा सवाल है कि अगर पुलिस किसी मुलजिम को गिरफ्तार नहीं कर रही है तो क्या जस्टिस ऑफ पीस कोई ऑर्डर जारी कर सकता है, कोई हिदायत जारी कर सकता है इस हवाले से, गिरफ्तारी के हवाले से? अरेस्ट जो है ना, अरेस्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसके अंदर मैं हमारा जो सोशल फैक्टर या प्रिवेलिंग सिचुएशन है सोसाइटी के अंदर, मैं वो भी डिस्कस करना चाहूँगा। अरेस्ट डायरेक्टली लिंक्ड है आपकी राइट टू लिबर्टी के साथ, आपकी फ्रीडम ऑफ मूवमेंट के साथ। कर्टेल कर दिया जाता है आपकी लिबर्टी को, आपकी आज़ादी खींच ली जाती है, आपको चार दीवारी के अंदर कैद कर दिया जाता है। और अरेस्ट, लोग ये समझते हैं कि अरेस्ट करना इसलिए इंपॉर्टेंट है कि इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट करनी है। इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट करने के लिए इस बंदे का अरेस्ट होना ज़रूरी है, ऐसा नहीं है। सुप्रीम कोर्ट की रिसेंट जो अथॉरिटीज़ मौजूद हैं इसके ऊपर, बहुत लीडिंग केस लॉज आए इसके ऊपर कि अरेस्ट आपने फ़ौरन नहीं करना। लोग एफआईआर क्यों करवाते हैं? एफआईआर इसलिए करवाते हैं कि एफआईआर होती ही उस ऑफेंस की है जिसमें पुलिस के पास अख्तियार होता है कि वो विदाउट वारंट अरेस्ट कर सकते हैं। एफआईआर कॉग्निजेबल ऑफेंसेस में होती है जिसमें पुलिस वाले विदाउट वारंट अरेस्ट कर सकते हैं। तो उन लोगों के दिमाग में ये है, लोगों के ख्यालात में ये है कि हमने जैसे ही एफआईआर लॉन्च करवा ली पुलिस मुलजिम को गिरफ्तार करने चले जाएगी। ऐसा नहीं है। पहले पुलिस को एक एविडेंस कलेक्ट करनी है, इतना मटेरियल कलेक्ट करना है कि उनकी रीज़न को अप्लाई करे कि हाँ अब मेरे पास इतना एविडेंस हो गया है कि मैं मुलजिम को अरेस्ट कर सकता हूँ। अगर इतना मटेरियल होने के बावजूद भी वो अरेस्ट नहीं करते और मुलजिम जो है वो बाहर फिर रहा है और ख़दशा भी है कि या तो ये नक्शे आमा को नुकसान पहुंचाएगा या ये वाला ऑफेंस दोबारा भी कमिट कर सकता है, वो कॉन्टीन्यूटी में जा रहा है उस ऑफेंस की, तो फिर आप जस्टिस ऑफ पीस के पास जा सकते हैं और जस्टिस ऑफ पीस से डायरेक्शन ले सकते हैं अरेस्ट करने की। लेकिन फिर भी जस्टिस ऑफ पीस इस मामले में रिलक्टेंट रहेंगे। वो पहले अपने आप को अच्छे तरीके से सेटिस्फाई करेंगे कि इस बंदे की अरेस्ट होना ज़रूरी है, वाकई में सफिशेंट मटीरियल ऑन इन फाइल है कि आप उस बंदे को अरेस्ट कर सकें और उसकी राइट टू लिबर्टी कर्टेल कर सकें। तो ये बहुत हसास सा मामला है, लेकिन ये हमारी सोसाइटी के अंदर इस हसास से मामले को बहुत ही फ्लेक्सिबल बना दिया गया, बहुत ही ईजी अप्रोचेबल बना दिया गया कि आप एफआईआर लॉन्च करवाएं और फ़ौरन ही गिरफ्तारी करवा लें। ऐसा नहीं है। आप पहले सफिशिएंट मटेरियल, ये कंप्लेनेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अगर आपके खिलाफ कोई ऑफेंस कमिट हुआ है तो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को आप असिस्ट करें और उसे इस तरह का मटेरियल दें, वो आपसे वो मटेरियल कलेक्ट करे जिसकी बिना के ऊपर अरेस्ट हो सकती है। तो अगर सफिशिएंट मटेरियल अवेलेबल है और फिर भी मुलजिम अरेस्ट नहीं हो रहा तो फिर आप जस्टिस ऑफ पीस के पास जा सकते हैं और उससे दरख्वास्त कर सकते हैं कि फ़लाँ मेरी एफआईआर के अंदर मुलजिम है, उसको अरेस्ट किया जाए, मैंने ये मटेरियल प्रोवाइड कर दिया हुआ है, ये एविडेंस कलेक्ट हो चुकी है उसके खिलाफ, फिर भी वो बाहर फिर रहा है और लोगों को तंग कर रहा है या व्हाटएवर इट इज़। अच्छा, एक बड़ा सिंपल बेसिक सा सवाल है, इतनी हमने डिस्कशन की जो है जस्टिस ऑफ पीस के मुतालिक, ये जस्टिस ऑफ पीस अपॉइंट कैसे होता है और ये होता कौन है, इसकी क्या क्रेडेंशियल्स क्या होते हैं, हु रिकमेंड्स हिम? सर सेक्शन 25 के तहत जो है, जो डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज है, जो कि डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी में एक किसी भी ज़िले में जो टॉप सेलिब्रिटी आप कह लें, टॉप ऑफिसर जो है डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज होते हैं। सेक्शन 25 सीआरपीसी के तहत ये पावर उसको दी गई। आज से पहले ये पावर जो थी, इससे पहले हाई कोर्ट के पास थी, लेकिन क्यों जो बहुत ज़्यादा इन्फ्लक्स है इसका और बहुत ज़्यादा इसके अंदर लिटिगेशन होती है, तो हाई कोर्ट ने पावर इंडोर्स करवा दी जो लेजिस्लेशन के ज़रिए। अब ये पावर जो है इस वक्त डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज के पास है। फर्दर क्योंकि डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज जो है वो वर्क की जो है, जो काम है उसकी तकसीम करते हैं, तो उनके बिहाफ के ऊपर एक डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज होते हैं एक ज़िले में और उनके साथ उनके सबॉर्डिनेट के तौर पे जिनके पास के सेम जुडिशल पावर होती है वो एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जजेस कहा जाता है। तो डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज जो है वो अपने ईज़ के मुताबिक, अपने वर्कलोड के मुताबिक एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जजेस एलोकेट कर देते हैं कि इनके पास जस्टिस ऑफ पीस की जो पावर है वो मौजूद है। जैसे कि लाहौर एक बड़ा स्टेशन है, तो इस वक्त जो 3 कोर्ट्स हैं वो डेडिकेटेड कोर्ट्स हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ इन्हीं मुकदमात की समाअत करती हैं। तो लाहौर के अंदर 3 या 4 के करीब जो है जो जस्टिस ऑफ पीस जो एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जजेस हैं उनको अपॉइंट किया गया। और ये कहाँ बैठते हैं? ये जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हैं, जो आपके जिनको सेशन कोर्ट्स आम उर्फ़ आम में कहा जाता है, यहाँ पर इनकी अदालतें मौजूद होती हैं। बाकी जुडिशल ऑफिसर्स के साथ किसी अलग कम्प्लेक्स में नहीं होते हैं। सिर्फ उनके पास जब आप उनको देखें तो उनको एक्स ऑफिशियल जस्टिस पीस जो है मेंशन किया जाता है। जुडिशल ऑफिसर ही होते हैं, उनके पास एक एडिशनल पावर होती है। और ये उस वक्त अपना सेशन जज और ये दीगर जो फ़राइज़ हैं वो भी सर अंजाम दे रहे होते हैं? वो भी सर अंजाम, लेकिन लाहौर में ये प्रैक्टिस नहीं है क्योंकि लाहौर में केसेस की तादाद इतनी ज़्यादा होती है, तो वो सिर्फ और सिर्फ यही केस देख रहे होते हैं। अगर आप दूसरे स्टेशंस देखें या दूसरे जिस तरह से आपके बिल्कुल
एडजेसेंट कसूर हो गया, मतलब वहाँ पर उनके पास दूसरा काम भी होते हैं और वो एडिशनल डिस्टिंग्विश्ड एसेजेस ये वाले केसेस की समाअत भी साथ कर रहे होते हैं। और इन तक रसाई और अपनी दादरसी के लिए और सुनवाई के लिए भी कुछ सिफारिश ढूंढनी पड़ती है या सिंपली आप इनके पास पहुंच जाएं तो बात बन जाए? जैसे आप प्लेंट दायर करते हैं कोर्ट्स के अंदर, बिल्कुल सेम वैसे ही ये प्लेंट की जाती है, किसी सिफारिश की ज़रूरत नहीं, ऑटोमेटिकली उन्होंने थाने एलोकेटेड होते हैं कि इन थानों की कंप्लेंट्स जो हैं ये वाले ऑफिसर सुनेंगे। लाहौर में जो वर्क रोस्टर बनाया जाता है उसमें बाकायदा उस कोर्ट्स को थाने एलोकेट कर दिए गए होते हैं। मतलब अगर थाना लिटन रोड और इस वक्त फ़र्ज़ करें कोई एक जुडिशल ऑफिसर है जिनकी जो डोमेन में ही है, तो ऑटोमेटिकली वो फाइल सबमिट करेंगे, वो मार्किंग के साथ जो है फाइल ऑटोमेटिकली डिस्ट्रिक्ट सेशंस की तरफ से उन ऑफिसर को एलोकेट हो जाएगी, आप कोर्ट में जाके अपना केस प्रेजेंट कर सकते हैं। और इनसे ये जब इंटरवीन करते हैं या इन तक कोर्ट जो बात पहुंचाते हैं तो उसके लिए कोई फ़ीस जमा करानी पड़ती है? कतई नहीं, कोई इसकी फ़ीस नहीं है। ये वो है जिसके अंदर किसी भी किस्म की कोर्ट फ़ीस जो है मुकर्रर नहीं की गई है। आप बिल्कुल जाके अपना केस फाइल कर सकते हैं। अलबत्ता आपने अपनी मर्ज़ी के कौंसल जो है, अगर आप किसी वकील साहब के ज़रिए मदद लेना चाह रहे हैं तो फिर आपको कौंसल इंगेज करने पड़ेंगे, वो तो फ़ीस जो आप उनके साथ तय करेंगे। अगर आप समझते हैं आप अफोर्ड नहीं कर सकते हैं तो आप अपने हाथ से दरख्वास्त लिख के भी दायर कर सकते हैं। आप असालतन या वकालतन दोनों सूरत आपके मौजूद हैं, आप खुद से भी प्लीड कर सकते हैं। इसके लिए किसी किस्म की कोई फ़ीस नहीं है। इसीलिए इसको इतना इजी अप्रोच किया गया कि अगर आपकी सुनवाई कहीं नहीं हो रही है, पहले ही एक मजलूम शख्स है, तो वो आसानी से अपनी जो कंप्लेंट है उसको रिड्रेस करवा सकते हैं। बेसिक मकसद जो था वो यही था कि जस्टिस एंड पीस एट योर डोर स्टेप। हाई कोर्ट क्योंकि पहले प्रोविंसेस में थी एंड देन उनके बेंचेस बनाए गए डिफरेंट सिटीज़ के अंदर, लेकिन वो भी मेजर सिटीज़ के अंदर बनाए गए हैं, जैसे लाहौर का रावलपिंडी में है, भावलपुर में है, मुल्तान में है, लेकिन डिफरेंट ज़िलों में नहीं है, डीजी खान में नहीं है, मुजफ्फरगढ़ में नहीं है, साहिवाल में नहीं है। तो लोगों के लिए हाई कोर्ट में आना ज़्यादा मुश्किल था, लेकिन अपने डिस्ट्रिक्ट में रहना आसान है, वहाँ अप्रोच करना ज़्यादा आसान है। तो इसीलिए 2002 में इस ऑफिस को इंट्रोड्यूस करवाया गया ताकि लोगों की जो मसाइल हैं इस रिलेटेड जो हम अभी कंप्लेंट्स डिस्कस कर रहे हैं वो अपने डिस्ट्रिक्ट में ही जस्टिस ऑफ पीस के पास जाके जमा करवाएं और उनकी वहाँ पे दादरसी हो सके। तो ये एक्सपीडिशियस स्पीडी एक्सपीडिशियस जस्टिस जो हमारा एक फंडामेंटल राइट भी है, ये उसी को कॉम्प्लीमेंट किया जा रहा है, उसी को ही पूरा किया जा रहा है स्टेट की तरफ से। और आप लोगों को लगता है कि इसको इम्प्लीमेंट करने के बाद लोगों को आसानियाँ फराहम हुई हैं? बहुत ज़्यादा। उसकी रीज़न ये कि अगर आप आम देखें, अगर शहर में मतलब मायूस कुन सूरत हाल है, आपके साथ स्ट्रीट क्राइम हो जाता है तो आपकी एफआईआर पुलिस नहीं दर्ज करेगी। इवन के दर्दनाक सूरत हाल बैक एरियाज़ में इस तरह से भी है कि कोई कत्ल भी हो जाता है तो उसको मकतूल के बाप को अपनी बेटे का कत्ल रजिस्टर करवाने के लिए पता नहीं क्या पापड़ बेलने पड़ते हैं। बेतहाशा अगर आप एफआईआर्स देखें तो उनके अंदर स्टार्ट ये होता है कि ये हुक्म जो अदालत से मौसूल हुआ है। आप नंबर ऑफ केसेस का इन्फ्लक्स देख लें, सबसे ज़्यादा जो बिजी कोर्ट्स होती हैं जस्टिस ऑफ पीस की कोर्ट है, जिसके एक दिन के अंदर 200 से 300 केस तक लगे होते हैं। तो मतलब हालांकि कोर्ट इसको डिस्करेज करती है, ये प्रैक्टिस नहीं होनी चाहिए, पुलिस के डोर स्टेप पे ही होना चाहिए। इसीलिए एसपी कंप्लेंट्स पे इंट्रोड्यूस करवाए गए। सूरत हाल बहुत बेहतर है, पहले से दिन ब दिन इसमें बेहतरी आ रही है, लेकिन स्टिल जो है अभी तक बहुत गुंजाइश है इसको बेहतर होने की। अगर आपके भी कोई इस बारे में सवाल हैं तो आप भी पूछ सकते हैं। अभी तीसरा सेगमेंट हम और मज़ीद सवालात करेंगे। अभी एक ब्रेक। मेरे पास जो पेशेंट आती हैं ख़ास तौर पे ख़वातीन, उसमें अक्सरियत के हाथ सुन हो रहे होते हैं और पैर सुन हो रहे होते हैं। हाथ सुन होना, पैर सुन होना, इनिशियली जब थोड़ा सा मैं जब ना तजर्बाकार था तो इसमें मैं उसको बड़े फिज़िकली चीज़ों को उसको मैं देखता था कि वाकई ये क्या हो रहा है, न्यूरोपैथी हो रही है, क्या हो रहा है। लेकिन जब मैं इसको डिटेल में देखा और उसको यूँ उसमें थोड़ा एक्सपीरियंस ज़्यादा होता गया तो ये पता लगा कि ये एंग्जाइटी की किस्म होती है। ठीक है, बहुत सारी ख़वातीन जो आपको, मैं तो आंखें बंद करके बता देता हूँ कि आपको एंग्जाइटी है और हाथ पाँव सुन होने, हाथ पाँव जलने और ये पट्टे खिंचे हुए हैं, गर्दन के पट्टे खिंचे और सर में यहाँ सुन हो रहा है। ये एंग्जाइटी, स्ट्रेस, डिप्रेशन और ये इसके पीछे जो एक ब्रॉड टर्म में के साइकोलॉजिकल रीजंस होती हैं, नफ्सियाती वजूहात होती हैं, क्योंकि पेशेंट उसको एक्सप्रेस नहीं कर रहा होता। ये तो आपको नहीं आके कहेगा डॉक्टर साहब मुझे बहुत टेंशन है, ये एंग्जाइटी है। तो फिजिकली फॉर्म के अंदर वो चीज़ें एक्सप्रेस होती हैं, जो फिजिकली फॉर्म में होती हैं। हर बंदे की सिम्टम्स मुख्तलिफ, लेकिन ये जो सिम्टम है बहुत कॉमन है, हाथ पाँव सुन होना, आंखें बंद करके कह दें कि ये एंग्जाइटी है। लेकिन जेन्युइनली जो डायबिटिक पेशेंट है, अगर उसका शुगर लेवल कंट्रोल नहीं है तो उसके अंदर न्यूरोपैथी बड़ी कॉमन चीज़ है। न्यूरोपैथी के मुख्तलिफ तरीके से प्रेजेंट कर सकती है। न्यूरोपैथी में सादा लफ्ज़ में बता दूं, यानी जो नर्व्स जो हमारी हैं वो शुगर ख़राब रहने से वो डैमेज होना शुरू हो जाती हैं, जिसकी मुख्तलिफ सुन होना,
और शदीद दर्द होना, और बाज़ औक़ात जिसको में एक और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है कि आप पाँव पे अगर कोई चादर भी रखे या हाथ भी लगाए तो उसको पेन होती है। इसको मेलोडेनिया कहते हैं, यानी नॉन पेनफुल स्टिमुलस से पेन का फील होना। यानी अगर किसी के जो कॉटन की चादर भी पाँव पे रख दी या किसी ने हाथ भी लगा दिया, पेन तो नहीं करता नॉर्मल, अगर ये पेन उसको फील हो रही है, तकलीफ हो रही है, तो ये अल्टर्ड सेंसेशन है, इसका मतलब वो न्यूरोपैथी का शिकार है। और इसकी जो एक्सट्रीम फॉर्म है जिसके अंदर हम ये कहते हैं कि ये इसके पाँव बिल्कुल बेहिस हो गए हैं, सुन हो गए हैं, यानी इस तरह सुन हो गए हैं कि अगर उस पर हम कोई पत्थर, कंकर, कील लग भी जाए उनको नहीं पता चलता, तो ये वो हाई रिस्क फुट बन जाता है। तो नमनेस होना एक है कि पाँव के अंदर हो रही है, इसका मतलब हमें अपने शुगर कंट्रोल को देखना पड़ेगा, रिव्यू करना पड़ेगा। वेलकम बैक। अच्छा बलीग साहब, ये फरमाइएगा कि एफआईआर के बाद तफ्तीश कितनी देर में पुलिस को मुकम्मल कर लेनी चाहिए, और अगर उसमें डिले हो रहा है, ताअत्तुल का शिकार है, तो फिर तफ्तीश का ये जो पहलू है उसको लेकर जो है जस्टिस ऑफ पीस वो कैसे इंटरवीन कर सकते हैं? सर, कानून के अंदर एक खूबसूरती ये है कि हर चीज़ लिख दी गई, अगरचे कि प्रैक्टिस नहीं होती उसके बावजूद भी तमाम ये भी खूबसूरती ये तो एक तकलीफ दे सूरत हाल है कि मतलब कानूनी सवाले से मुकम्मल है कि ऐसा नहीं है कि उसको बिल्कुल शतरे बेमहार की तरह छोड़ दिया तफ्तीशी ऑफिसर को जो चाहे दिल करता रहे। उसको मियाद उसकी मुकर्रर की 14 दिन का सिर्फ वक्त दिया गया कि जब केस रजिस्टर्ड हो जाती है, इन्वेस्टिगेशन उसको इंटरेस्टमेंट हो जाती है, तो उसने 14 डेज़ के अंदर जो एविडेंस है कलेक्ट करके और जो रिपोर्ट अंडर सेक्शन 173 जिसको हम चालान कहते हैं और में वो अदालत में उसने दाखिल करना होता है। उसके बाद उसको फर्दर उसमें 3 दिन के ग्रेस डेज दिए गए कि वो 3 दिन फर्दर इसको एक्सटेंड करवा सकता है। अब सूरत हाल ये है कि यहाँ पर ये प्रैक्टिस फॉलो नहीं हो रही है उस तरह से जिस तरह से होनी चाहिए। अब इसके अंदर फिर ये पावर दे दी गई कि जस्टिस ऑफ पीस भी इसको सुपरवाइज कर सकते हैं, कि जस्टिस ऑफ पीस में इंटरवीन कर सकते हैं अगर वो टाइम लैप्स कर रहा है और कोई भी सेटिस्फैक्ट्री आंसर नहीं है। अगरचे कि ये पावर जो है उस मजिस्ट्रेट के पास भी मौजूद है, क्योंकि अगर उसने इन्वेस्टिगेशन की है और जो बंदा जो है वो बिहाइंड दी बार है, तो फिर वो अपनी रिपोर्ट जो है इंटरम जो उस बंदे की जेल में रहने की हर 14 दिन के बाद मजिस्ट्रेट्स के सामने जो मुतलका मजिस्ट्रेट होते हैं उनके पेश करता है, तो वो भी उनसे पूछ कर सकते हैं। जो ट्रायल कोर्ट मुतलका वो भी पूछ सकती है कि इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट नहीं हुई तो क्यों नहीं हुई, और उसकी कंप्लेंट उसके हाई अप्स को की जा सकती है। लेकिन एडिशनली ये पावर जो है जस्टिस ऑफ पीस को दी गई, क्योंकि साथ उसको भी ऐड की गई। उसकी वजह ये कि अगर कोई बंदा बेल के ऊपर है तो फिर तो फाइल वैसे ही दबी रहेगी, तो जो कंप्लेनेंट है उसके पास हल कोई नहीं है। इस सूरत के अंदर वो जस्टिस ऑफ पीस को भी अप्रोच कर सकते हैं और जस्टिस ऑफ पीस देख सकते हैं कि इन्वेस्टिगेशन मुकम्मल नहीं हुई है। अगर नहीं हुई है तो कोई उसकी प्लॉजिबल रीज़न है। बाज़ू का तो ऐसा हो सकता है कोई ऐसी एविडेंस कलेक्ट हो रही है जिसके कलेक्ट होने में टाइम लगना, या कोई है कुछ जस्टिफाइड पोजीशन है, तो फिर तो ठीक है। अदरवाइज़ वो इसकी कंप्लेंट जो है हाई अप्स को कर सकते हैं उस इन्वेस्टिगेशन की, जो कि उसके एक प्रोफेशनल कैरियर के लिए एक एम्बार्गो क्रिएट करता है, या उसके खिलाफ जो तादीबी कार्रवाई है वो हो सकती है। जस्टिस ऑफ पीस के ओहदे की नौयत क्या है? क्या ये इंतज़ामी अमूर से मुताल्लिक है या अदालती? जस्टिस ऑफ पीस जो है वो बिल्कुल भी एग्जीक्यूटिव नौयत नहीं रखता, ना ही जुडिशल पावर्स रखता है। इसको कुज़ाए जुडिशल कहा जाता है कि ये अपनी प्रॉपर वर्किंग तो करता है, मतलब कोई भी जैसे अगर इसके पास अगर केस आता है या अगर कोई भी मुश्किलात किसी भी साइल को आ रही हैं अपना केस रजिस्टर करवाने में, एफआईआर दर्ज करवाने में, या पुलिस स्टेशन में उस तरह से उसकी दादरसी नहीं हो रही, तो वो जस्टिस ऑफ पीस को अप्रोच करता है। जस्टिस ऑफ पीस जो है वो अपनी इन्वेस्टिगेशन करते हुए अपने आप को सेटिस्फाई करते हुए कि क्या ये कॉग्निजेबल ऑफेंस है, इसके ऊपर आगे इन्वेस्टिगेशन होकर इस पर कोई भी जुर्म आयद होता है, अरेस्ट होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, वो अपनी पूरी वर्किंग करके तो पुलिस उस वर्किंग के दौरान वो पुलिस कमेंट्स भी मंगा सकता है। लेकिन उसके पास प्रॉपर जुडिशल पावर्स नहीं हैं, उसके जो भी ऑर्डर्स हैं वो कुज़ाए जुडिशल माने जाएंगे, ना कि जिस तरह से हाई कोर्ट का ऑर्डर है या कोई भी हायर कोर्ट्स का सुपीरियर कोर्ट्स के ऑर्डर्स की तरह से उसके ऑर्डर्स को नहीं लिया जाएगा। आसान में अगर बात करें तो मतलब जस्टिस ऑफ पीस का ऑर्डर ऐसा नहीं है कि अगर उसकी कंप्लायंस नहीं हुई तो जिस तरह कंटेम्प्ट होती है कि तौहीन अदालत का एक सुनते हैं, ये वाली पावर्स इसके ऊपर से नहीं है। इस हद तक इनको सेग्रीगेट किया गया, लेकिन उसके साथ यही भी कहा गया कि वो एक रोबोटिक अंदाज में नहीं करेगा एक्ट। अगर तो पुलिस जो है उसको कंप्लायंस कर रही है और फर्दर वो समझता है कि ये पुलिस जो है ठीक अंदाज में कानून के मुताबिक नहीं कर रही, तो अपना जुडिशल माइंड इसके ऊपर अप्लाई करेगा। तो ये इन बिटवीन एडमिनिस्ट्रेटिव और लीगल के जो है दरमियान की एक सूरत हाल है।
तो इनकी फिर अथॉरिटी और इनकी इम्प्लीमेंटेशन जो है वो भी कहीं इन बिटवीन ही मुअल्लक रहती है या बात बन जाती है? बात बन जाती है। इसमें अब इनके पास जो होती है ये जो जिस तरह से एक डिस्ट्रिक्ट का CCPO है, जिस तरह लाहौर में हेड है, तो फर्दर इन केस अगर पुलिस ऑफिसर इनकी बात नहीं मान रहा तो ये डायरेक्शन फर्दर सेकंड कंप्लाइंस के अंदर जो है उनको भी डायरेक्शन जारी कर देते हैं। ऑब्वियसली फिर मशीनरी हायरार्की में आ जाती है। अगर फिर भी अगर आप सुनते हैं कि नहीं हो रहा है तो फिर जस्टिस ऑफ पीस के ऑर्डर के अगेंस्ट क्योंकि कोई स्टैट्यूटरी रेमेडी और अवेलेबल नहीं है तो फिर आप हाई कोर्ट की ओरिजिनल जो रिट जुरिस्डिक्शन है उसको इन्वोक करते हुए हाई कोर्ट, क्योंकि जब आपके पास कहीं भी अदालती निज़ाम में सुनवाने के लिए कोई फोरम ना हो तो फिर आर्टिकल 199 के तहत जो है जो हाई कोर्ट्स हैं उनकी जो कॉन्स्टिट्यूशनल पावर है आप उसको इन्वोक कर सकते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि ये एक मौका दिया गया है कि पुलिस को भी और जो साइल जिसको मुश्किल आ रही है इससे पहले कि वो सचमुच जो है अदालत का दरवाज़ा उस तरह से खटखटाए तो ये उसको जस्टिस ऑफ पीस जो है उसको हेल्प करने के लिए, और अगर उसके बावजूद पुलिस जो है उसको नहीं सुनवाई देती या मदद करती तो फिर वो अदालत जिसमें जाएगा वो उसकी ज़्यादा पकड़ करेंगे कि भाई आपका जो है जस्टिस ऑफ पीस ने कहा तुमने उस पर भी कोई अमल नहीं किया। बिल्कुल आपकी अंडरस्टैंडिंग दुरुस्त है। और बेसिकली इसको इंट्रोड्यूस करवाने की वजह भी यही थी कि इससे पहले आपने पुलिस को कंप्लेंट की नहीं हुआ तो आपके पास आर्टिकल 199 के अलावा कोई रेमेडी अवेलेबल नहीं थी। आप डायरेक्टली हाई कोर्ट को करते थे और हाई कोर्ट में ओवरबर्डन, और वही बात जो बरान साहब ने पहले की कि हर बंदे के पास वसाइल नहीं है कि वो जाके हाई कोर्ट को अप्रोच कर सके, तो उसके लिए मज़ीद एक मुश्किलात का होता था। तो इसीलिए इसको शिफ्ट किया गया आपके बिल्कुल करीब, और उसके बाद एक सेकंड चेक के लिए क्रिएट किया गया कि जिसके अंदर जो कंप्लेनेंट है उसकी शिकायत जो है एवेल्यूएट हो जाती है। एक जुडिशल ऑफिसर अपने जुडिशल माइंड से देख के ऑर्डर करता है कि हाँ इसकी सुनवाई होनी चाहिए, मुकदमा दर्ज होना चाहिए। तो एक सेकंड स्टेप ऐड कर दिया गया। बिल्कुल ठीक है। सिर्फ आपको कभी जस्टिस और पीस दोनों में कोई दिक्कत पेश आई हो एज शहरी के बतौर? मेरा नहीं ख्याल कि ऐसे कोई, मतलब आप जब कोई बात होती है तो वो हो जाती है? हाँ मानी जाती है बात, मानी जाती है अक्सर। कोई आपके पास सवाल? हाँ जी मेरा सवाल है, अगर जस्टिस ऑफ पीस ने किसी शख्स के खिलाफ कोई ऑर्डर कर दिया है तो वो शख्स इस ऑर्डर को किस अदालत से यानी कि किस अदालत में लेके जाकर उसके खिलाफ कोई कर सकता है बात? इसमें जो शख्स है इसमें दो तरह हो सकता है। जिसके खिलाफ FIR हुई है, अब जस्टिस ऑफ पीस ने अगर किसी के खिलाफ FIR कर दिया, उसका उन्होंने ऑर्डर दे दिया है वो, या फिर अगर कोई पुलिस की हरासमेंट के ख़िलाफ़ ऊपर गया है और उसके पुलिस वाले के अगेंस्ट को उन्होंने ऑर्डर इनिशिएट कर दिया, वो दोनों अगर चाहें तो अपने अगर उन्हें लगता है कि हमारे खिलाफ गलत कोई कार्रवाई हुई है, गलत फैसला हुआ है या गलत FIR कट गई है, तो वो दोनों रिट जुरिस्डिक्शन में हाई कोर्ट जा सकते हैं। उनके पास ये रेमेडी अवेलेबल है। सिर्फ एक बात की वजाहत कर दूं, FIR करने का ऑर्डर आ गया है, FIR कट गई तो फिर तो मामला ख़त्म हो गया, फिर तो कोई कोर्ट इंटरवीन नहीं कर सकती है सवाए इसके कि हाई कोर्ट ये देखे कि जो FIR है ये बनती ही नहीं है और उसकी क्वेश्चन ऑर्डर कर दे। ये FIR साथ से मुराद ये थी कि FIR दर्ज करने का ऑर्डर आ गया, लेकिन अभी FIR दर्ज नहीं हुई, तो इन बिटवीन आप उसको अप्रोच कर सकते हैं। मुझे ऐसा लगा जिस तरह ये बिल्कुल ऐसी है जैसे आप बाल कटवाने से पहले कोई भी हेयर स्टाइल बना सकते हैं, मगर एक दफ़ा बाल कट गए तो फिर कट गए, फिर बाल लंबे होने का इंतजार। मतलब ये हाँ फिर तो यही है, ऐसा मेरी एक अंडरस्टैंडिंग। फिर बाल भी और बाल बच्चे भी बड़े होने का इंतजार कर। हाँ जी, वो आपकी अंडरस्टैंडिंग है। पहला स्टेप उठा लिया जाए तो फिर उसके बाद बाल बच्चे और फिर उनके बड़े होने का इंतज़ार। जी मेरा सवाल है कि अगर पुलिस जस्टिस ऑफ पीस के ऑर्डर के बावजूद हमारी शिकायत को नहीं सुनती तो फिर हमारे पास कोई कानूनी रास्ता मुयसर है? जैसे अभी ब्लिक साहब ने पहले भी एक्सप्लेन किया कि हमारे पास बहुत सारे मौजूद हैं, रेमेडीज़ मौजूद हैं। ये मैं बावर करवाना चाहता हूँ कि कोई भी अथॉरिटी पाकिस्तान के अंदर अनब्राइडल्ड नहीं है, उनके ऊपर कोई ना कोई चेक है। अगर जो पुलिस है वो अपनी सही तरीके से कार्रवाई नहीं कर रही तो उन्हीं के कवानीन में उसके लिए सज़ाएँ भी मौजूद हैं। आपने कंप्लायंस करनी है कोर्ट्स के ऑर्डर की, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर की। क्योंकि एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी जो है वो जो जुडिशल अथॉरिटीज़ हैं या कुजाई जुडिशल अथॉरिटी हैं उनकी एड में ही काम कर रही होती है। उन्होंने जो अपने फैसले हैं वो इम्प्लीमेंट ही आपके थ्रू करवाने हैं। तो ये आपके ऊपर ऑब्लिगेशन है, पुलिस के ऊपर उनका कानून कहता है कि ये आपके ऊपर ऑब्लिगेशन है कि आपने किसी भी अथॉरिटी ने जिसने आपको डायरेक्शन दी है आपने उसकी बात माननी है, उसकी डायरेक्शन के ऊपर अमल पैरा होना है। सबसे पहले जो रेमेडी हमारे पास मौजूद होती है वो होती है कि हम
सेम कोर्ट में, मतलब कि सेम अथॉरिटी के पास, जस्टिस ऑफ पीस के पास एक कंप्लायंस फाइल करें कि जी ये नॉन कंप्लायंस है पुलिस की तरफ से, तो इसकी कंप्लायंस करवाई जाए। तो जिसके अंदर फिर से पुलिस से कमेंट्स मंगवाए जाते हैं कि आपने क्यों नहीं कंप्लायंस की। वो अगर सेटिस्फैक्ट्री जवाब नहीं देते या जवाब नहीं देते, बिल्कुल ही जवाब नहीं देते, तो फिर सेक्शन 155 सब सेक्शन क्लॉज सी है पुलिस ऑर्डर की, उसके तहत कार्रवाई होती है जिसकी सज़ा 3 साल है। और ये डायरेक्शन दी जाती है जस्टिस ऑफ पीस की तरफ से हाई अप्स को कि जो मुतलका पुलिस अफसर है या जो भी उनका रैंक है वो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए इस सेक्शन के तहत, और वो कार्रवाई होती है। आजकल हमारे ये रोज़ का मामूल बन गया है कि जस्टिस ऑफ पीस के ऑर्डर को बहुत लाइटली लिया जाता है, उसकी उस तरह से कंप्लायंस नहीं की जाती। तो दूसरा जो तरीक़ाकार है वो ये कंप्लायंस है। आप सीधा हाई कोर्ट में नहीं जाएंगे, आपने कंप्लायंस के लिए जाना है। क्यों? क्योंकि ये कोज़ाई जुडिशल ऑर्डर है। पहले कहा जाता था कि ये एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर है, मिनिस्ट्रियल ऑर्डर है, बस आया आपने या तो ऑर्डर कर देना है हक में या खिलाफ कर देना है, खारिज कर देना है। अब क्योंकि आप जुडिशल अपना जो माइंड है वो आप अप्लाई करते हैं, आप देखते हैं पुलिस कमेंट्स को और उसके ऊपर आप अपना फैसला देते हैं, तो इसलिए अब ये कोज़ाई जुडिशल हो गया है। तो अब तो और ज़्यादा आपके ऊपर ऑब्लिगेटरी हो गया, पुलिस के ऊपर ऑब्लिगेटरी हो गया कि उन्होंने मानना है। और नॉन कंप्लायंस में जो ऑर्डर हो रहा है, जो कंप्लायंस हमने पिटीशन फाइल की है जस्टिस ऑफ पीस के पास, उसने ऑर्डर किया और ऑर्डर की भी कंप्लायंस नहीं हो रही, तो फिर कंटेम्प्ट में आप फिर भी नहीं जाएंगे। कंटेम्प्ट होती है कोर्ट की, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, कंटेम्प्ट ऑफ अथॉरिटी नहीं है, कोज़ाई जुडिशल अथॉरिटी नहीं है। फिर आप रिट जुरिसडिक्शन में जाएंगे और रिट जुरिसडिक्शन में आप हाई कोर्ट में जाएंगे। और हाई कोर्ट जो है क्योंकि वो अदालत आलिया है और वो क्योंकि प्रोविंस में सबसे हायर अदालत है, तो उसका हुक्म मानना वो तो हम कोर्ट्स के अंदर देखते हैं और रोज़ देखते हैं कि किसी ना किसी मामले में पुलिस की सरजनिश हो रही है वहीं पे ही जो हमारे जस्टिस हैं हाई कोर्ट्स के, और क्योंकि परफॉर्मेंस सही नहीं है, कोर्ट्स की कंप्लायंस नहीं हो रही। तो ये एक तरीक़ाकार बताया गया है और कानून में इसकी सज़ाएं भी, उनका भी तयन किया गया है। 3 साल सज़ा है अगर आप कोर्ट के ऑर्डर को नहीं मानेंगे, आप अपनी ड्यूटी से निगलेक्ट करेंगे, वो ड्यूटी जो कानून ने आपके ऊपर फिक्स कर दी है। तो अदालत आलिया और उज़्मा दोनों का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। बहुत ज़रूरी है, नहीं तो परेशानी में मुब्तला हो जाएंगे। ये बहुत अहम है। अच्छा, ये आप बार बार एक टर्म सारी यूज़ करें, कुज़ाई, काजी, ये इसका ताल्लुक काजी से है कुछ? नहीं सर, ये होता है अदालत जो है ना उससे मिलते जुलते अख्तियारात हैं। अच्छा, मिलते जुलते, जैसे दुपट्टा बदल पहनना। हाँ जी, आप कह सकते हैं कि करेक्टरिस्टिक्स टू सम एक्सटेंट, करेक्टरिस्टिक्स जो हैं वो फेशियल करेक्टरिस्टिक्स जो हैं, आंखें जो हैं वो मिलती जुलती हैं, लेकिन एग्जैक्ट वो नहीं है। आप माइंड अप्लाई कर रहे हैं लेकिन पीछे जो बाइंडिंग अथॉरिटी आपकी वो नहीं है। जो जुडिशल पावर्स हैं उसके अंदर प्रॉपर जुडिशल माइंड अप्लाई हो रहा है। आपने वे करना है चीज़ों को, आपने ट्रायल के अंदर जाना है तो एविडेंस को वे करना है, आपने देखना है कहाँ प्रोबेबिलिटीज़ ज़्यादा है, कहाँ प्रोबेबिलिटीज़ कम है। तो ये जुडिशल माइंड है और ये जुडिशल अथॉरिटी है जो कि काम सिर्फ और सिर्फ जजेस का है। कोज़ाई जुडिशल होती हैं, ज़्यादातर जो कोज़ाई जुडिशल देखा गया है वो है जब आप एग्जेक्टिव अथॉरिटीज़ को कोई जुडिशल काम दे देते हैं तो वो जुडिशल अथॉरिटी तो नहीं बन जाते लेकिन जुडिशल से मिलती जुलती कोई चीज़ बनती है, उसे कहा जाता है कोज़ाई जुडिशल। वेरी अमेजिंग। साद, ये अभी थोड़ी देर पहले जब गुफ्तगू कर रहे थे आपके मौजूद साथी, तो इन्होंने एक लफ्ज़ अनब्राइडल्ड पावर्स का यूज़ किया था। तो ये लफ्ज़ आजकल ये ब्राइड, ब्राइडरूम, ब्राइडल, ये इनके क्यों, आपके ख्याल में, आपके साथ ही बैठे, ये क्यों इनके ज़हन में? सिर्फ रिसेंटली इनकी शादी हुई है शायद इस वजह से अच्छा, ज़्यादा यूज़ करना चाह रही हैं लफ्ज़। और क्योंकि मेरे साथ वाले जो हैं वो अनब्राइडल्ड हैं अभी तक, तो मैं इसलिए ज़्यादा इस्तेमाल करता हूँ। आप ब्राइडल्ड हो गए, आपकी पावर्स जो है वो ज़ब्त कर ली, मुहार में आ गई हैं। अगर कोई और मज़ीद सवाल हो तो आप सबका बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। बहुत ही सैर हासिल गुफ्तगू रही और हमें जो है पीस और जस्टिस के मुतालिक जस्टिस ऑफ पीस के मुतालिक बहुत सी मालूमात हासिल हुई। इंशाल्लाह फिर अगले प्रोग्राम में हाजिर होंगे। आपका बहुत शुक्रिया। ख़वातीन हज़रात, थैंक यू सो मच। आपके जो भी क्वेरीज़ हैं, सवालात हैं, आप जो जस्टिस के फोरम से हमारे एडवोकेट से पूछ सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।